नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल। वाई इन द न्यूज, रिसेंटली क्या हुआ, यूनियन मिनिस्टर जो है माइन के, उन्होंने NGDRP को लॉन्च किया है। सो व्हाट इज NGDRP? इट हैज बीन क्रिएटेड एज पार्ट ऑफ द नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी 2016। ये क्या करेगा, जितने भी जियोलॉजिकल है, जियोकेमिकल है, जियोफिजिकल है, मिनरल एक्सप्लोरेशन डेटा है पब्लिक डोमेन में या फिर डिजिटल जियो स्पैटियल प्लेटफॉर्म में जो है उनको क्या करेगा, अवेलेबल करेगा। जियोलॉजिकल सर्वे जो है इंडिया का, उसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई आपको इसको क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, NMEP के बारे में पढ़ते हैं 2016। इसका जो एम है वो क्या है कि जो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी है कंट्री में जो भी होती है उसको एक्सेलरेट करना है, बढ़ाना है। कैसे? ताकि जो पार्टिसिपेशन है प्राइवेट सेक्टर का वो क्या हो जाए, उसको एनहांस करना है, राइट, उसको इंक्रीज करना है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ की फीचर्स के बारे में। इसके की फीचर्स देखते हैं। की फीचर्स क्या है कि जो एक्सप्लोरेशन लोग है उसको ऑक्शन करना है। ठीक है, कैसे कि जो प्राइवेट सेक्टर है, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको क्या कर सके, एक्सप्लोर कर सके एक रिवेन्यू शेयर बेसिस पे। बेसलाइन जियो साइंटिफिक डेटा भी क्रिएट करना है लोगों के लिए। अब क्या करना है कि जो एंटायर कंट्री है उसको मैप करना है। जो कंट्री जहाँ पे लो एल्टीट्यूड है और क्लोज स्पेस फ्लाइट है उसको मैप करना है, ताकि जो डीप सीटेड मिनरल्स है उनको क्या कर सके, यहाँ पे लोकेट कर सके। जैसे गोल्ड के मिनरल हो गए, आपके सिल्वर के मिनरल हो गए, या फिर कॉपर के मिनरल हो गए। जियोलॉजिकल सर्वे जो है इंडिया का, ये 1851 में एस्टेब्लिश हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आता है। इसका फंक्शन है कि क्रिएशन करना, अपडेशन करना किसका, नेशनल जियो साइंटिफिक डेटा का, मिनरल रिसोर्स असेसमेंट का और एयरबोर्न और मरीन सर्विस का। रीजनल ऑफिस इसके आपको मिलेंगे लखनऊ में, जयपुर में, नागपुर में, हैदराबाद में, शिलोंग में और कोलकाता में। उसके बाद आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, इंडस्ट्री है, उसने नोटिफाई किया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन 5th अमेंडमेंट रूल्स 2023, ताकि इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 55 ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2015। स्पेशल इकोनॉमिक जोन 5th अमेंडमेंट रूल्स 2023 अमेंड करता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल्स 2006। सेंटर ने अमेंड कर दिया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल्स को, ताकि जो डिमार्केशन है उसको क्या करे, अलाउ करे। डिमार्केशन किसका, ऑफ ए पोर्शन ऑफ द बिल्ट अप एरिया इन एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। स्पेशल इकोनॉमिक जोन as a known processing area subject to conditions including repayment of tax concession attributable to the area। जो प्रोसेसिंग एरिया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, वो किसके लिए है, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। नॉन प्रोसेसिंग एरिया जो है वो किसके लिए है, इज फॉर सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। डिमार्केशन जो है नॉन प्रोसेसिंग एरिया का, शेल नॉट बी अलाउ इफ इट रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग द प्रोसेसिंग एरिया टू लेस देन 50% ऑफ द टोटल एरिया or less than the area specified. Businesses engaged in IT, ITES, SEZ in a non-processing area shall not avail any rights or facilities available to special economic zone units. Special economic zones के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या है, specifically delineated duty free enclave है, deemed to be a foreign territory for trade operations, duties and tariffs. ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के, ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जनरेशन करना है किसका, एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी का, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसको हमें प्रमोट करना है, डोमेस्टिक और फॉरेन सोर्सेज से इन्वेस्टमेंट आ सके उसको भी क्या करना है, प्रमोट करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को क्या करना है, डेवलप करना है। कोई भी प्राइवेट, पब्लिक या जॉइंट सेक्टर या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर इसकी एजेंसीज वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेटअप कर सकते हैं। ये एस्टेब्लिश हुआ था बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे चाइना में भी है, इंडिया में है, जॉर्डन में है, पोलैंड में है, कजाकिस्तान में है, फिलीपींस में, रशिया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 हैज बीन इनेक्टेड फॉलोड बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल्स व्हिच केम इनटू इफेक्ट इन 2006। एरिया जो है अंडर स्पेशल इकोनॉमिक जोन कवर करता है एक ब्रॉड रेंज किसका, जोन टाइप्स का, जैसे इंक्लूड करता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, फ्री जोन, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, फ्री ट्रेड जोन, फ्री पोर्ट्स, अर्बन एंटरप्राइज जोन्स एंड
अदर। प्रेजेंटली यहाँ पे कितने 276 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो ऑपरेशनल है इंडिया में। टोटल एक्सपोर्ट जो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन से वो डॉलर 155.8 बिलियन रहा है 2022-23 में। ये इंक्लूड करता है डॉलर 61.6 बिलियन किसका गुड्स और सर्विसेज गुड्स का एंड डॉलर 94.2 बिलियन ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्ट। कुछ इंसेंटिव्स भी है जो ऑफर्ड है टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट्स किसका गुड्स का फॉर द डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स, exemption from central sales tax, service tax and state sales tax. These have now subsumed into GST. Other levies, if exempted by the respective state government, supplies to special economic zone area zero rate under the IGST Act 2017. Single window clearance for central and state level approval. Production linked incentives PIL scheme. अब यहाँ पे क्या होता है, सेक्टर्स अंडर PLI स्कीम सरकार ने डिसाइड किया है कि उनको लॉन्च नहीं करना है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को नए सेक्टर्स के लिए, और ये असेस करेगा नीड फॉर कोर्स करेक्शन फॉर सम सेक्टर। PLI स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले इंट्रोड्यूस हुई थी 2020 में। PLI क्या है, एक स्पेशल इंसेंटिव स्कीम है फॉर प्रोड्यूसर्स के लिए, ताकि वो प्रमोट कर सके मैन्युफैक्चरिंग मल्टीपल सेक्टर्स में। ये जो इंसेंटिव्स है ये लिंक्ड है टू द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स फॉर इंक्रीमेंटल सेल्स। PLI की जो PLI स्कीम जो है इज बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ मल्टीपल सेक्टर्स, जहाँ पे इंसेंटिव आउटले जो है वो 1.97 लाख करोड़ का है, ताकि जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है उसको हम क्या कर सके, स्ट्रेंथन कर सके और एक ग्लोबल चैंपियन की तरह जो है वो उभर कर आए। PLI स्कीम के और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये सिग्निफिकेंटली रीस्ट्रक्चर कर सकती है इंडिया की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, पुश इट्स शेयर इन GDP टू 25%, और GDP में इसका शेयर जो है वो 25% तक क्या हो सकता है। इंश्योर कर सकते हैं सेल्फ रिलायंस और इंक्रीज किसमें, एक्सपोर्ट्स में। कैपिटल एक्सपेंडिचर इम्प्लीमेंटेशन जो है PIL स्कीम का, उसकी वजह से क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ऑफ रुपीज 2.5 से 3 लाख करोड़ ओवर द स्कीम पीरियड। अकाउंट करेगी फॉर 13 to 15% किसका, एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इन की इंडस्ट्रियल सेक्टर। इस पर ग्रीन इन्वेस्टमेंट नियरली 55% जो है स्कीम का इज एक्सपेक्टेड टू बी इन ग्रीन सेक्टर्स सच एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर, फोटोवोल्टिक्स एटसेट्रा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सेक्टर्स के बारे में, देखते हैं जो PLI स्कीम के अंदर आते हैं। सेक्टर क्या क्या है देखिए, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स है, ठीक है, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, फार्मर ड्रग्स है, फूड प्रोडक्ट्स है, टेक्सटाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हार्डवेयर है, सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स है, स्पेशलिटी स्टील है, वाइट गुड्स है, फार्मा API और KSM है, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग है, ACC बैटरी है, ड्रोन्स है, ड्रोन्स के कंपोनेंट्स है, और मेडिकल डिवाइसेस है जो इसके अंदर क्या आते हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है PLI स्कीम के, ट्रांसफॉर्म करना इंडिया को इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग हब बाय क्रिएटिंग ग्लोबल चैंपियन। इंक्रीज होना किसमें, इंक्रीज करना इन्वेस्टमेंट in manufacturing and innovation, achieve self-reliance with globally competitive domestic manufacturing, ensure PLI 2.0 for its hardware scheme। Ministry of Electronics and Information Technology notified किया है उन्होंने PLI 2.0 for IT hardware scheme। क्या, क्योंकि एनहांस करना है इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है और एक्सपोर्ट को भी एनहांस करना है। इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में वो 1.2% जो था 2014 में था, उससे बढ़ के 3.75% हो गया 2021 से 20। की फीचर्स क्या है स्कीम के, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्रपोज करता है एक फाइनेंशियल इंसेंटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट करना लार्ज इन्वेस्टमेंट किसमें, वैल्यू चेन। टारगेट सेगमेंट जैसे लैपटॉप है, टैबलेट है, ऑल इन वन पीस की, सर्वर्स और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर। टेन्योर जो है, सपोर्ट शैल बी प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर
budgetary outlay rupees 17,000 crore. Incentives per company shall be applicable on net incremental sales of manufactured goods over base year financial year 2022-23 subject to different ceilings. Total production किसका about 3.3 lakh crore, bring an additional investment of rupees 2430 crore in electronics manufacturing, will lead to generation of 75,000 additional direct job. Semiconductor industry in India, सरकार ने क्या है डिसाइड किया है नए एप्लीकेंट्स को जो है इनवाइट करने के लिए, ताकि जो सेमीकंडक्टर फैब्स है उसको सेटअप कर सके और डिस्प्ले फैब्स को भी इंडिया में अंडर द मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। ये मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है 2021 में। ठीक है, 2021 में लॉन्च किया है। इसका जो एम है वो है कि इसको क्या प्रोवाइड करना है, अट्रैक्टिव इंसेंटिव सपोर्ट प्रोवाइड करना है कंपनीज को, कंसोर्टिया को जो इंगेज्ड है किसमें, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब में, डिस्प्ले फैब्स में, कंपाउंड सेमीकंडक्टर डिजाइंस एक्सेट्रा। सपोर्ट अंडर द स्कीम विल बी प्रोवाइडेड फॉर 6 years। इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है within Digital India Corporation is the designated nodal agency for implementing the program। इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट साइज रिपोर्ट्स जो है प्रोडक्ट्स का रिपोर्ट्स का जो रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट इंडिया सेमीकंडक्टर मार्केट्स की उसकी वैल्यू होगी $64 बिलियन तक पहुंच जाएगी 2026 में, शोइंग 3 times ग्रोथ फ्रॉम 2019। चिप मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया जो है वो क्या बना है, हब बना है। हब किसके लिए? सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए, विद नियरली यहाँ पे 2000 चिप्स बीइंग डिजाइन एवरी ईयर। 2000 चिप्स जो है वो डिजाइन होती है हर साल। रिसर्च और डेवलपमेंट एंड द इंडस्ट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है इंडस्ट्री का इंक्लूड्स करता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और एम्बेडेड सिस्टम, जनरेट करता है अबाउट $2.5 बिलियन इन रेवेन्यू। स्कीम किसका? मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ सेमीकंडक्टर फैब्स इन इंडिया, modified scheme for setting up of display fab in India, modified scheme for setting up of compound semiconductors, silicon photonic sensor fab, discrete semiconductors fab and semiconductor ATMP OSAT facilities in India, design linked incentives scheme objective इसका नर्चर करना है 100 डोमेस्टिक कंपनीज किसका, सेमीकंडक्टर डिजाइन का, और अचीव करना है सिग्निफिकेंट indigenization in semiconductor and electronic products, global semiconductor scenario and India's role, major producer। प्रेजेंटली ताइवान जो है वर्ल्ड का लीडर है, माइक्रोचिप्स को मैन्युफैक्चर करता है। ये 60% जो टोटल वर्ल्ड के जो सेमीकंडक्टर है वो हमारे कहाँ से आते हैं, ताइवान से आते हैं, और 99 and over 90% ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड वन। इंडिया का रोल कितना है? इंडिया के पास एक पोटेंशियल है इटसेल्फ एज अ प्लेयर इन द क्रिटिकल सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी फील्ड, प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज टू डाइवर्सिफाई देयर बेस फ्रॉम चाइना। इंडिया के पास भी पोटेंशियल है और इंडिया इतना पोटेंशियल रखता है कि जो कंपनीज है वो चाइना से कहाँ पे अपना बेस इंडिया में शिफ्ट कर सकते। 2022 में इंडिया ने साइन किया था इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी डील। इंडिया ने लॉन्च किया था इसका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 न्यूज में क्यों है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने रिलीज किया था ड्राफ्ट नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 टू रिप्लेस द फार्मेसी एक्ट 1948 एंड द एग्जिस्टिंग फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया विद नेशनल फार्मेसी कमीशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या है लेजिस्लेशन के? प्रोमोट करना नेशनल हेल्थ गोल्स को, इम्प्रूव करना एक्सेस टू क्वालिटी एंड अफोर्डेबल फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, इंक्रीज करना अवेलेबिलिटी किसकी, हाई क्वालिटी फार्मेसी प्रोफेशनल्स को, प्रमोट करना इक्विटेबल हेल्थ केयर को, एस्टेब्लिश करना एक इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर रेलिवेंट मैटर्स, ट्रांसपेरेंट असेसमेंट करना ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूशन और फैसिलिटेट करना मेंटेनेंस किसका, फार्मेसी रजिस्टर का, किसके लिए, इंडिया में। फार्मेसी सेक्टर किसका, इंडिया का। थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, अकाउंट करता है फॉर अबाउट 60% किसका, ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन का। 70% जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वैक्सीन, डिप्टेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस,
Bacillus, Calmette, Guerin are sourced from India. मेजर सेगमेंट जो है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, जैसे जेनेरिक ड्रग्स बनती है, वैक्सीन बनती है, बल्क ड्रग्स बनती है, ओवर द काउंटर मेडिसिन, बायोसिमिलर एंड बायोलॉजिक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग। फार्मेसी एक्ट 1948 का कॉन्स्टिट्यूटेड विद द एम ऑफ रेगुलेशन ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, स्टैंडर्डाइजिंग यूनिफॉर्म ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू इंडिविजुअल्स एंटरिंग द प्रोफेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करना है एक सेंट्रल काउंसिल, नेमली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। एक्ट स्पेसिफाई करेगा फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द प्रोविजन ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में आता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको रेगुलेट करना है फार्मेसी एजुकेशन और प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। फंक्शन क्या है इसके, प्रिस्क्राइब करता है एजुकेशनल स्टैंडर्ड और एंड देयर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन। इंस्पेक्शन ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूशन, अप्रूव कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन ऑफ फार्मासिस्ट, मेंटेन करता है सेंट्रल रजिस्टर किसका, फार्मासिस्ट। की प्रोविजन जो है किसके, ड्राफ्ट नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 के देखते हैं। क्रिएशन किसका, नेशनल फार्मेसी कमीशन विद फंक्शंस इंक्लूडिंग फ्रेम करता है पॉलिसीज को, रेगुलेट करता है स्टैंडर्ड किसका, गवर्नेंस के लिए फॉर फार्मेसी एजुकेशन। कोलैबोरेट करता है इंडस्ट्री के साथ और दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ फॉर द यूज ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी। एक्सरसाइज करता है एपलेट जुरिस्डिक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिसीजन ऑफ बोर्ड्स। 3 बोर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट शेल कॉन्स्टिट्यूट 3 बोर्ड फंक्शनिंग अंडर एनपीसी, नेमली फार्मेसी एजुकेशन बोर्ड, फार्मेसी असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड एंड फार्मेसी एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड। नेशनल डिवाइसेस पॉलिसी 2023, कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023। एम जो है इंडिया जो है ताकि ग्लोबल लीडर बन सके मैन्युफैक्चरिंग में और इनोवेशन में किसके, मेडिकल डिवाइसेस को नेक्स्ट 50 ईयर्स तक हेल्प करता है, करेगा मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर को कि वो ग्रो हो। अभी जो प्रेजेंट अगर हम देखें डॉलर 11 बिलियन है, तो ये डॉलर 50 बिलियन तक जाएगा 2023 तक। फैसिलिटेट करता है एक फैसिलिटेट एंड ऑर्डरली ग्रोथ इसका मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर का टू मीट पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी एंड इनोवेशन। मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर के बारे में क्या है, इंडियन इंडस्ट्री जो है वो करंटली 4th लार्जेस्ट एशियन मेडिकल डिवाइसेस मार्केट है, जापान, चाइना और साउथ कोरिया के बाद। हाउएवर इट हैज सिग्निफिकेंट प्रेजेंस किसका, सेवरल मल्टीनेशनल कंपनीज का, जहाँ पे 75 to 80% जो सेल है वो जनरेट होती है कहाँ से, इम्पोर्टेड मेडिकल डिवाइसेस से। सैलेंट फीचर क्या है पॉलिसी के, रेगुलेटिंग स्ट्रीमलाइनिंग, ये क्रिएट करता है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, लाइसेंसिंग के लिए भी होगा। रोल ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को एनहांस करेगा जैसे बेस्ट है, और डिजाइन करेगा एक कोहेरेंट प्राइसिंग रेगुलेशन। इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करेगा, स्ट्रेंथन करेगा किसका, लार्ज मेडिकल डिवाइस पार्क को, क्लस्टर्स को, इक्विप्ड विद वर्ल्ड क्लास कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन प्रॉक्सिमिटी टू इकोनॉमिक जोन। फैसिलिटेट करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन को, एस्टेब्लिश करेगा सेंटर किसके, एक्सीलेंस के इन एकेडमिक्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इनोवेशन हब्स, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड सपोर्ट टू स्टार्टअप। अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर, एनकरेज करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, सीरीज किसका, फंडिंग फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लेवरेज अवेलेबल रिसोर्सेज इन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्किलिंग, रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग ऑफ प्रोफेशनल्स। डेवलप करेगा पार्टनरशिप को विद फॉरेन एकेडमिक्स इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज फॉर मेडिकल डिवाइसेज इन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन। ब्रांड पोजिशनिंग एंड अवेयरनेस क्रिएशन, क्रिएशन किसका, डेडिकेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सेक्टर के लिए। लर्निंग फ्रॉम बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड स्किलिंग सिस्टम रिलेटेड न्यूज। असिस्टेंट टू मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर्स फॉर कॉमन फैसिलिटीज स्कीम, स्कीम लॉन्च हुई थी एक with an aim to strengthen medical device clusters by providing financial assistance and to strengthen and establish more testing laboratories for medical devices. स्कीम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर के अंदर। स्कीम का जो टेन्योर है 24 से 27 तक होगा। स्कीम के 2 कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स जैसे कि असिस्टेंट किसका, कॉमन फैसिलिटीज का,
इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि ये मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स को स्ट्रेंथन करेगा, कैपेसिटी फॉर देयर सस्टेन ग्रोथ बाय क्रिएटिंग कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, असिस्टेंट फॉर टेस्टिंग फैसिलिटीज, स्ट्रेंथन करेगा अवेलेबिलिटी किसका, ज़्यादा मेडिकल डिवाइसेस टेस्टिंग लेबोरेटरीज का, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग है क्वालिटी मेडिकल डिवाइस की वो बूस्ट हो सके। Limit of support will be 70% of the approved project cost of ₹20 crore, whichever is less. हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ग्रांटिंग एड जो है वो 20 करोड़ पर क्लस्टर होगी या फिर 90% होगी पूरा प्रोजेक्ट कोस्ट का। लिमिट किसका सपोर्ट का, वो 70% होगी ऑफ द अप्रूव्ड टेस्टिंग फैसिलिटीज प्रोजेक्ट कोस्ट और ₹5 करोड़, whichever is less. For Himalayan and Northeast region state, grant in aid would be ₹5 crore per cluster or 90% of the project cost, whichever is less. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया ने लॉन्च किया था ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी और एक सोशल इम्पैक्ट फंड ड्यूरिंग द वर्चुअल G20 लीडर्स समिट। GDPIR जो है वन ऑफ द 3 DPI डिलीवरेबल दैट वर एंडोर्स बाय द G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन। दूसरे 2 डिलीवरेबल इंक्लूड करते एक फ्रेमवर्क किसका, फॉर बिल्डिंग DPI एंड मोबिलाइजिंग फाइनेंसेस फॉर DPI डेवलपमेंट इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी सोशल इम्पैक्ट फंड डेवलप्ड हुए थे किससे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। इनका एम था कि इनको क्या करना, ब्रिज करना है नॉलेज गैप को इन द चॉइसेस एंड मेथोडोलॉजीज रिक्वायर्ड फॉर द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट एंड गवर्नेंस ऑफ DPI। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या करना, GDPIR शोकेस करता है इंफॉर्मेशन किसके, एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट पे कंट्रीज से और ऑर्गेनाइजेशन से दैट हैव डेवलप्ड DPIs एट अ स्केल incorporating elements such as maturity scales, sources code and government framework. Currently, GDPIR features 54 DPI from 16 countries. Special Impact Fund. Aim है government-led multi-stakeholder initiative to fast-track DPI implementation in the global south. एक प्लेटफॉर्म है स्टेक होल्डर्स के लिए, ये कंट्रीब्यूट करता है टू अ फंड एंड हेल्प एक्सेलरेटिंग SDGs अचीवमेंट इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज थ्रू DPI फंडिंग। इंडिया हैज प्लेस्ड एन इनिशियल कमिटमेंट ऑफ $25 million टू SIF, प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर अपस्ट्रीम टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल असिस्टेंस इनटू कंट्रीज डेवलपिंग DPI। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, एक सेट है शेयर डिजिटल सिस्टम का जो सिक्योर है और इंटरोपरेबल है, बिल्ड करते हैं ओपन स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन टू डिलीवर एंड प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू पब्लिक और प्राइवेट सर्विसेज एट अ सोसाइटल स्केल। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल इनेबल करता है रिमोट पेपरलेस प्रेजेंस लेस सर्विस डिलीवरी, रिड्यूस करते हैं कॉस्ट और इंक्रीजिंग एक्सेस। डिजिटल रेलरोड्स पब्लिक governance and accountability to people for public interest, government orchestrated enabler for national scale innovation, act as a building blocks for large scale development of digital solution. Ecosystem led implementation, DPI can be private sector led, public private led or public sector. Ecosystem level impact can be leveraged in public and private domain. की पिलर किसका, DPI का, ओपन इंटरऑपरेबल एक्सटेंसिबल एंड स्केलेबल टेक्नोलॉजी, रोबस्ट गवर्नेंस फ्रेमवर्क विद ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क, डेटा प्रोटेक्शन, रेसिलिएंट लोकल सिस्टम, एलिमिनेट करता है इकोनॉमिक टेक्निकल सोशल बैरियर्स इंश्योरिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। फाउंडेशन एलिमेंट्स, स्ट्रॉन्ग DPI के 3 फाउंडेशन सिस्टम है, आइडेंटिटी, पेमेंट और डेटा एक्सचेंज। इंडिया का जो DPI आर्किटेक्चर है जिसको इंडिया स्टैक भी बोलते हैं, कंसिस्ट करता है जैसे आधार, UPI और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एंड डिजी लॉकर एंड अकाउंट एग्रीगेटर, डेटा एक्सचेंज। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इंडिया ने रिसेंटली मार्क किया है फर्स्ट एनिवर्सरी किसका, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का। लॉजिस्टिक सेक्टर इन इंडिया, लॉजिस्टिक का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ गुड्स between a points of production and consumption, storage, value addition and elite services. Logistic infrastructure comprise करता है ports, stations, multimodal logistic parks, warehouses connected by roads, railways, shipping, inland waterways, air routes, pipelines,
एटसेट्रा। की एस्पेक्ट्स क्या है इनके, देखिए $259.5 बिलियन वैल्यू जो है इंडिया लॉजिस्टिक्स सेक्टर का, इतनी वैल्यू है 2022 में। 38 रैंक है। वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स देखे तो इसकी 38 रैंक है। 13 to 14% जो जीडीपी है इज द कोस्ट ऑफ इंडिया लॉजिस्टिक्स सेक्टर। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी अनाउंस हुई थी 2022 में, ताकि जो सीमलेस फ्लो है गुड्स का कंट्री के अक्रॉस वो उसको प्रमोट कर सके, और इंडिया के जो गुड्स की कॉम्पिटिटिवनेस है उसको हम इम्प्रूव कर सके डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट्स में भी। इनका विजन है कि इनको इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करना है एक इंटीग्रेटेड, सीमलेस, एफिशिएंट, रिलायबल, ग्रीन, सस्टेनेबल और कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक नेटवर्क के साथ, बाय लेवरेजिंग बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड स्किल्ड मैन पावर। टारगेट क्या है एनएलपी के, रिड्यूस करना कॉस्ट किसका, लॉजिस्टिक्स का इंडिया में टू ग्लोबल बेंचमार्क बाय 2030, इम्प्रूव करना है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग एंड बी अमंग द टॉप 25 कंट्रीज बाय 2030, क्रिएट करना है डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म फॉर लॉजिस्टिक इकोसिस्टम, इम्प्लीमेंटेशन करना है किसका, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का टू आर कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान, जो कंसिस्ट करता है इंटरवेंशन डिवाइडेड इनटू स्पेसिफाइड एक्शन एरिया, 8 एक्शन एरिया जिसके क्लैप थे, इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स एंड बेंचमार्किंग, सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड, लॉजिस्टिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, स्टेट एंगेजमेंट, एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक सर्विस इंप्रूवमेंट फ्रेमवर्क, सेक्टोरल प्लान फॉर एफिशिएंट लॉजिस्टिक, फैसिलिटेशन किसका, डेवलपमेंट एंड लॉजिस्टिक पार्क का। प्रोग्रेस क्या क्या हुई है अंडर नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के, सो फार डिजिटलाइजेशन हो चुका है, 614 इंडस्ट्री प्लेयर को रजिस्टर किया गया है ऑन द यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। ULIP जो है एक डेटा बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो इंटीग्रेट करता है 35 लॉजिस्टिक रिलेटेड डिजिटल सिस्टम, जैसे कि GST डेटा अक्रॉस डिपार्टमेंट। स्टेट एंगेजमेंट, 22 states have notified their logistic policies so far. Issues and grievance redress, around 29 business associations have been empaneled so far in the ease of logistic services e-portal. Leads report 2023, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने अनवेल किया है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्ट। लीड्स लॉन्च हुई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑन द लाइंस ऑफ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन 2018। इंडिया क्या करता है, रैंक करता है 38 बाई 139 कंट्रीज इन LPI। LPI 2033 रैंक्स कंट्रीज ऑन 6 डायमेंशन ऑफ ट्रेड इंक्लूडिंग जैसे कस्टम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स है, क्वालिटी किसका, लॉजिस्टिक सर्विसेज का, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग एंड टाइमलाइन। लीड्स रैंक स्टेट्स एंड ड्यूटीज ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द लॉजिस्टिक इकोसिस्टम, पिलर्स फॉर मेजरिंग लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, support provided by state union territories for policy and process improvement of logistic ecosystem, enabler of logistic stock of physical infrastructure, perception of assessment, logistics infrastructure, logistic services, operating and regulatory environment। key finding किसका 2023 reports का, initiative undertaken by states and union territories, 21 states and 2 union territories have notified their respective state logistic policy, 15 states and 1 union territory have given industry status to the logistics sector। टोटल लेंथ जो है रोड्स का और रेलवे ट्रैक्स का वो 21% हो चुका है सिंस 2014 और 15 से। PM गति शक्ति इनिशिएटिव, फाइंडिंग जो है PM गति शक्ति इनिशिएटिव का हाईलाइट दैट ये 2 सालों में इसने फैसिलिटेट किया है लास्ट माइल कनेक्टिविटी और डिक्रीज किया है लॉजिस्टिक कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली। दूसरे इम्पैक्ट क्या हुए हैं गति शक्ति इनिशिएटिव के, एक्सपेडिट किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेस अक्रॉस प्रोजेक्ट्स, जैसे कि रिडक्शन किसका, प्री अलाइनमेंट फाइनलाइजेशन टाइम का फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फ्रॉम 3 to 4 months अर्लियर टू 1 month, इंक्रीज इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी थ्रू प्रोविजनिंग ऑफ डेटा ऑन अपकमिंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल एरियाज एटसेट्रा, use of digital master planning tool by Visage and
Bhaskaracharyya National Institute for Space Application and Geoinformatics in a Dynamic Geographical Information System platform. डेवलपमेंट किसका? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स लाइक भारतमाला, सागरमाला एटसेट्रा। गति शक्ति के बारे में हम देखते हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का एम है कि इसको मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर देना है बहुत सारी इकोनॉमिक जोन में। इंडिया के इकोनॉमिक जोन रिफर्स टू अ क्लस्टर वेयर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के फॉर्म में है या फिर वैल्यू एडिशन सर्विसेज के फॉर्म में है या फिर दूसरी सर्विसेज इज बीइंग कैरिड आउट। ऑब्जेक्टिव क्या है प्लान के? इनकॉर्पोरेट करना है इकोनॉमिक जोन को। तो प्राइमरी फोकस अगर हम देखें तो प्राइमरी फोकस ये है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना। ओके तो इसका जो प्राइमरी फोकस है वो क्या है? जैसे कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना, इनोवेटिव फाइनेंसिंग मेथड्स, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी एंड एक्सपीडिटिंग इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेसेस। स्कोप क्या है? ये इनकम्पास करेगा 7 इंजन जैसे कि रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स। तो पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव की 6 पिलर है। पहला कॉम्प्रिहेंसिव, ये क्या करता है? इंटीग्रेट करता है जितनी भी एक्सिस्टिंग जब प्लान इनिशिएटिव है बहुत सारी मिनिस्ट्रीज की। फिर आता है प्रायोरिटाइजेशन, तो ये प्रायोरिटाइजेशन जो है प्रोजेक्ट का उसको इनेबल करता है। प्रायोरिटाइजेशन को थ्रू क्रॉस सेक्टोरल इंटरैक्शंस। ऑप्टिमाइजेशन असिस्ट करता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को इन प्लानिंग फॉर मॉडिफिकेशन या फिर एक्सपेंशन आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल गैप। सिंक्रोनाइजेशन इंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन को वर्क को बिटवीन डिपार्टमेंट टू रिड्यूस डिलेज एंड क्लैशेस। एनालिटिकल प्रोवाइड करता है इंटायर डेटा इन वन प्लेस विद जीआईएस बेस्ड स्पैटियल प्लानिंग एंड एनालिटिकल टूल। डायनेमिक आइडेंटिफाई करता है वाइटल इंटरवेंशंस फॉर एनहांसिंग एंड अपडेटिंग द मास्टर प्लान ऑफ डिपार्टमेंट। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, ईस्टर्न dedicated freight corridor has been completed fully in October 2023. Dedicated freight corridor होता क्या है? रेलवे कॉरिडोर है। ये डिजाइंड है रैपिड और एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन किसका? ताकि गुड्स कमोडिटीज का हो और ऐसी ट्रेन के जरिए जहाँ पे हाई स्पीड हो, हाई कैपेसिटी हो। एम क्या है? डीकंजेस्ट करना है इंडिया के रेलवे सिस्टम को, सेपरेट करके फ्रेट ट्रैफिक फ्रॉम पैसेंजर ट्रैफिक ऑन द रेलवे नेटवर्क। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited. It is wholly owned enterprise of the Ministry of Railways, set up in 2006 for the construction, maintenance and operation of DFCs. Dedicated Coal Corridor on a line of DFC, Railway Ministry developing DCC exclusively for coal transportation from Odisha, Jharkhand and Chhattisgarh to other parts of the country. अब यहाँ पे आता है प्रोजेक्ट मैप किसका? DFCCIL का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर ये हमारा खड़गपुर से विजयवाड़ा तक जाता है। ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर जाता है पालघर से डंकुनी तक। ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर जाता है हमारा राजा खरासन से अंधल तक। नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर विजयवाड़ा से आपका जाता है इटारसी तक। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट, फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ये लॉन्च हुआ था विद नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन रनिंग फ्रॉम साहिबाबाद टू दोहाई डिपोट इन उत्तर प्रदेश। एक न्यू डेडिकेटेड हाई स्पीड हाई कैपेसिटी कंफर्टेबल कंप्यूटर सर्विस है जो कनेक्ट करती है रीजनल नोड्स को एनसीआर में। ये ऑपरेट करेगा 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बट आर डिजाइन टू बी एबल टू रन एट स्पीड अप टू 180 किलोमीटर पर आवर। डिफरेंट है मेट्रो से और इंडियन रेलवे से। कैटर करता है टू पैसेंजर लुकिंग टू ट्रैवल रिलेटिवली लॉन्गर डिस्टेंसेस विद फीवर स्टॉप्स एंड एट अ हायर स्पीड्स। ये प्रोवाइड करेगा reliable high frequency point to point regional travel at high speed along a dedicated pathways. NCRTC implementing the RRTS in the National Capital Region. National Capital Region Transport Corporation incorporate हुआ था 2013 में as a joint venture company of Government of India and states of Delhi, Haryana, Rajasthan and UP.
तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आता है। इसका पर्पस है कि इम्प्लीमेंट करना रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट को अक्रॉस द एनसीआर ऑफ इंडिया। कंपोजिशन क्या है इसका? सेक्रेटरी अर्बन अफेयर्स डिपार्टमेंट कौन है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, अ नॉमिनी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, वन नॉमिनेटेड डायरेक्टर ईच फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग स्टेट, 4 नॉमिनी डायरेक्टर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? डिजाइन करना, डेवलप करना, इम्प्लीमेंट करना, फाइनेंस करना, ऑपरेट करना और मेंटेन करना आरआरटीएस को, इंश्योर करना बैलेंस्ड और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट थ्रू बेटर कनेक्टिविटी एंड एक्सेस। कोची वाटर मेट्रो, रिसेंटली इंडिया का पहला वाटर बेस्ड मेट्रो कोची वाटर मेट्रो, ये फॉर्मली इनॉग्रेटेड था बाय प्राइम मिनिस्टर। कोची वाटर मेट्रो जो है एक इनोवेटिव और सस्टेनेबल मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, जो कनेक्ट करेगा बहुत सारे जो पार्ट्स है सिटी के थ्रू इट्स इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ वाटरवेज। Boats use lithium titanate oxide batteries that can be charged in 15 minutes using a specially built charging system. LTO की जो बैटरीज है वो सेफेस्ट कमर्शियली एक्सेसिबल बैटरीज है वर्ल्ड में, बट दे आर ऑल्सो द लॉन्गेस्ट लास्टिंग। इनका जो लाइफ साइकिल होता है 7 से 10 साल के बीच में होता है। लास्ट ईयर क्या था? कोची वाटर मेट्रो वन द प्रेस्टिजियस ग्यूजी अवार्ड फॉर द बेस्ट कमर्शियल पैसेंजर इलेक्ट्रिक बोट इन द वर्ल्ड। Other such inland water transport services in India, RoRo, roll-off ferry services for the movement of vehicles and passengers across waterways. Services are available in various locations जैसे मुंबई, गोवा, केरला and ब्रह्मपुत्र river in Assam. RoPax, roll-off कम पैसेंजर फेरी सर्विस मुंबई और मांडवा के बीच में, महाराष्ट्र डेवलप अंडर ईस्टर्न वाटरफ्रंट डेवलपमेंट। रिवर क्रूज सर्विस, वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास है, ये रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ था प्रमोट करने के लिए रिवर क्रूज टूरिज्म इन इंडिया। कवर करेगा एक डिस्टेंस मोर देन 3200 किलोमीटर अक्रॉस 27 रिवर सिस्टम इन 5 स्टेट्स इन इंडिया एंड बांग्लादेश। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया था एनसीएमसी रुपे प्रीपेड कार्ड। एनसीएमसी लॉन्च हुआ था 2019 में। इसको वन नेशन वन कार्ड बोलते हैं ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी के लिए। कस्टमर यूज कर सकता है सिंगल कार्ड पेमेंट के लिए अक्रॉस ऑल सेटलमेंट्स इंक्लूडिंग मेट्रो, बस, सबर्बन रेलवेज, टोल, पार्किंग, स्मार्ट सिटी एंड रिटेल। सो ये क्या है? चिप बेस्ड है, बैंक इशूड कार्ड्स है ऑन डेबिट क्रेडिट प्रीपेड कार्ड प्लेटफॉर्म अनलाइक अदर चिप बेस्ड कार्ड्स। एनसीएमसी ये डुअल इंटरफेस कार्ड है जो सपोर्ट करते हैं दोनों कॉन्टैक्ट्स और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस को। ये डेवलप था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन एसोसिएशन विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। अब यहाँ पे क्या होता है कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है एनसीएमसी, इसका डुअल इंटरफेरेंस होता है। पहला क्या होता है? कॉन्टेक्टलेस इंटरफेरेंस, मनी यहाँ पे सेपरेटली जो स्टोर होगी एक ऑफलाइन वॉलेट में, ताकि कॉन्टेक्टलेस पेमेंट जो है वो इनिशिएट हो सके। लिमिट होती है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर डे एंड अमाउंट टू बी डेबिटेड पर ट्रांजैक्शन। टॉप अप ऑफ द वॉलेट कैन बी डन ओनली बाय ऑनलाइन मोड। कॉन्टैक्ट इंटरफेस, यूटिलाइज मनी फ्रॉम द लिंक्ड सेविंग्स करेक्ट अकाउंट, पिन नंबर इज रिक्वायर्ड टू ऑथेंटिकेट द ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है? हाउ डज इट वर्क? कार्ड यूटिलाइज करता है इंडिजिनियसली डेवलप पेमेंट इकोसिस्टम को फॉर ट्रांसपोर्ट विच कंसिस्ट ऑफ, एक होता है इसमें एनसीएमसी कार्ड होगा जो इशूड होगा बाय पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर लाइक रुपे, वीजा, मास्टर कार्ड। स्पीकर होगा स्वचालित किराया ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम जो सीडैक ने डेवलप किया था। स्वागत स्वचालित गेट डेवलप्ड बाय बीईएल। एनसीएमसी की चिप कार्ड है वो, उनके पास एक इनबिल्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी एंटीना है जो यूज करता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश करने के लिए एक सिक्योर कनेक्शन विद स्वीकार एंड स्वागत टू ट्रांसमिट पेमेंट्स। एनएफसी क्या है? एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी है जो यूज करता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को एनेबल करने के लिए कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस व्हेन दे आर टच्ड और ब्रॉड विद इन अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ ईच अदर। मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047, इंडिया ने लॉन्च किया था एक मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के दौरान जो कि मुंबई में हुई थी। सो ये प्रिपेयर था बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज फॉर मेकिंग इंडिया द ग्लोबल मैरीटाइम लीडर बाय 2047। पहला जो मैरीटाइम इंडिया समिट है 2016 में ये हेल्ड थी एट मुंबई विद सेकंड बीइंग हेल्ड इन 2021
1 मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप है जो ट्रांसफॉर्म करता है इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर थ्रू इनिशिएटिव्स अंडर द 11 स्कीम। सस्टेनेबल और ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर एम करता है एट मेकिंग ऑल मेजर पोर्ट्स कार्बन न्यूट्रल, एम्ब्रेसिंग ग्रीन फ्यूल एंड मेकिंग इंडिया ए हब फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इनलैंड वेसल ग्रीन ट्रांजिशन प्रोग्राम भी लॉन्च होगा। 3 पोर्ट जो है उनको सेटअप करना है, सेटअप करेंगे जो ग्रीन हाइड्रोजन बंकर्स, पैराडिप पोर्ट्स, दीनदयाल पोर्ट्स एंड वो चिदम्बरम पोर्ट्स। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन ट्रांसफॉर्म करना पोर्ट्स को किसमें इनटू स्मार्ट ऑटोमेटेड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर एंड प्लेसिंग इंडियन पोर्ट्स अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 25 पोर्ट्स। ग्लोबल प्लेयर किसमें शिप बिल्डिंग में, रिपेयर एंड रिसाइकलिंग अटेन करेंगे एक्सपोर्ट किसमें टॉप 5 ग्लोबल शिप बिल्डिंग सेंटर्स। इम्प्रूविंग इंडियाज टॉनेज quadruple port capacity to reach 10,000 million tons port capacity with 100% PPP public private partnership model at major ocean, coastal and river cruise sector. Develop 25 cruise terminals to make India leader in cruise tourism in Asia Pacific region. Enhanced logistic, enhanced modal share of coastal shipping and inland waterways from 6% to 12%. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है इंक्रीज करना ऑपरेशनल वाटरवेज मोर देन 2-fold। अदर थीम्स ऑफर करना मैरीटाइम प्रोफेशनल सर्विसेज एरियाज में जैसे मैरीटाइम लॉ, फाइनेंस एटसेट्रा। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। मैरीटाइम क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोवाइड करना स्ट्रीमलाइनिंग के लिए, सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। डेडिकेटेड IMO सेल इन इंडिया फॉर ग्लोबल मैरीटाइम प्रेजेंस। एफिशिएंसी एनहांसमेंट्स थ्रू अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन इकोसिस्टम। ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस जो हैं वो अब उनके बारे में हम पढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया है हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन 2023। ऑब्जेक्टिव है हरित सागर गाइडलाइन 2023 एनविसेज करता है इकोसिस्टम डायनेमिक्स को किसमें, पोर्ट डेवलपमेंट में, ऑपरेशन में और मेंटेनेंस में, जबकि ये अलाइन करता है विद वर्किंग विद नेचर कॉन्सेप्ट और मिनिमाइज करता है इम्पैक्ट ऑन बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ हार्बर इकोसिस्टम। ये एम्फेसिस करता है ऑन यूज ऑफ क्लीन ग्रीन एनर्जी इन पोर्ट ऑपरेशन, डेवलपिंग पोर्ट कैपेबिलिटीज फॉर स्टोरेज, हैंडलिंग एंड बंकरिंग, ग्रीनर्स फ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मीथेनॉल, इथेनॉल एटसेट्रा। हाईलाइट क्या है गाइडलाइन के, पोर्ट मस्ट मीट एटलीस्ट 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीड्स बाय रिन्यूएबल्स बाय 2030 and 90% by 2047. Ports must have at least own LNG bunkering station by 2030, setting up electric vehicle charging station in and around port areas by 2025. Provisions for adopting global green reporting initiative standard aspects of the National Green Hydrogen Mission pertaining to ports. Green Port Initiatives. Project Green Ports with 2 verticals, Green Ports Initiative and Swachh Bharat Abhiyan. National Center of Excellence for Green Ports and Shipping. Pilot project in India under the IMO Green Voyage 2050 projects draft Green Ports Policy. Railway safety in India. Recent train accident हुआ था बालासोर डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा के, brought to the fore for the issue of railway safety in India. इंडिया की जो रेलवे है वो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, यूएस, चाइना और रशिया के बाद, विद द एंटायर ट्रैक कवरिंग अ रूट लेंथ ऑफ मोर देन 67,000 किलोमीटर। रेलवे सेफ्टी इकोसिस्टम इन इंडिया, ऑपरेशनल लेवल जैसे फायर एक्सटिंग्विशन है, ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम है, कवच है, होट्स 3x फॉर ट्रैक सेफ्टी, ट्रैक रिकॉर्डिंग कार, ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एंड अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, रेलवे डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इश्यूज इन रेलवे सेफ्टी इन इंडिया, डिटेरियोरेशन इन द ऑपरेटिंग रेशियो, लिमिट्स करता है स्पेंडिंग कैपेसिटी ऑन अपग्रेडेशन एंड सेफ्टी। ऑपरेटिंग रेशियो जो है वर्किंग एक्सपेंसेस टू ट्रैफिक अर्निंग वाज 107.4% इन 2021-22। दिस implies Indian Railways spent ₹107 to earn ₹100 from traffic operations. Derailments according to CAG 69% जो है रेलवे एक्सीडेंट्स का 18 से 21 के बीच में वो डीरेलमेंट्स की वजह से हुए थे। कंजेशन ऑफ ट्रैक्स, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑन अबाउट 10,000 किलोमीटर ऑफ द रेलवे ट्रंक रूट्स एक्सीड्स 125%। कमीशंस ऑफ रेलवे सेफ्टी, तो जेनेसिस अर्लियर ये रेलवे
इंस्पेक्टोरेट था, इट वाज रीडिजाइन एज द कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी 1961। हेडक्वार्टर इसके लखनऊ में थे, उत्तर प्रदेश में थे। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है। Rationale of keeping it under administrative control of Ministry of Civil Aviation is to keep CRS insulated from the influence of railway establishment and prevent conflicts of interest. Mandates deal करता है with matters related to safety of rail travel and operations. Statutory function है inspectorial, investigatory and advisory under Railways Act 1989. Investigate serious train accidents. क्या क्या स्टेप लिए गए हैं ताकि रेलवे की सेफ्टी को बढ़ाया जाए। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष ये डेडिकेटेड फंड था, क्रिएटेड था 1718 के बीच में, ताकि जो बैकलॉग है क्रिटिकल सेफ्टी एंड रिलेटेड वर्क जो है रेलवे का उसको क्लियर कर सके। फास्टर करता डिप्लॉयमेंट किसका, ऑफ लिंके हॉफमैन बुश कोचेस। LHB कोचेस आर कंसिडर्ड फार सेफर देन द ओल्डर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कोचेस। एडवांटेजेस जो है LHB कोचेस इंक्लूड करता है जैसे हायर कैरिंग कैपेसिटी, लोअर haulage cost, higher speed, low corrosions, low maintenance, higher passenger comfort, better safety etc. ब्रिज करता है मैनेजमेंट सिस्टम को। एक वेब बेस्ड IT एप्लीकेशंस है जो डेवलप हुआ है फैसिलिटेट करने के लिए 24/7 अवेलेबिलिटी किसकी, इंफॉर्मेशन की। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एक सिस्टम है meant to ensure that conflicting signals are not sent to trains. Introduction of Kavach system. It is one of the safety devices introduced to eliminate trains colliding with each other. कवच के बारे में, कवच जो है इंडिया का ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है, डेवलपमेंट में सिंस 2012 अंडर द नेम ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम विच गोट रिक्रिस्टन्स टू कवच और आर्मर। ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड है बाय द रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन इंडस्ट्री। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है विद सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल स्टैंडर्ड। की फीचर क्या है, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन बाय प्रिवेंटिंग ट्रेन्स टू पास द सिग्नल एट रेड विच मार्क्स डेंजर, एंड एक्टिवेट करता है ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम को ऑटोमेटिकली अगर ड्राइवर फेल टू कंट्रोल द ट्रेन एज पर स्पीड रेस्ट्रिक्शंस। प्रिवेंट करता है कोलिजन बिटवीन टू लोकोमोटिव इक्विप्ड विद फंक्शनल कवच सिस्टम। रिलेज SOS मैसेज ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस, है सेंट्रलाइज्ड लाइव मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेन मूवमेंट्स थ्रू द नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम। कवच में प्रोबेबिलिटी जो है एरर की इज 1 in 10,000 ईयर्स। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने रोल्ड आउट किया था एक इंडिजिनस स्टार रेटिंग सिस्टम फॉर व्हीकल टू असेस देयर सेफ्टी इन केसेस ऑफ कोलिजन। तो ये क्या करेगा, इनेबल करेगा इंडियन की ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को टू गेट देयर व्हीकल टेस्टेड एंड इवैल्यूएटेड ऑन अ 5-star रेटिंग स्केल एज पर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स 197। AIS 197 कंटेन करता ओवरऑल असेसमेंट मेथड, व्हीकल सिलेक्शन प्रोसीजर, वेरियस टेस्ट एंड देयर असेसमेंट प्रोटोकॉल्स। ये क्या है, मॉडल्ड है ऑन द ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम जो प्रमोट्स करता है यूनिवर्सल एडॉप्शन किसका, यूनाइटेड नेशंस मोटर व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड। ग्लोबल NCAP एक मेजर प्रोजेक्ट है ऑफ द टुवर्ड जीरो फाउंडेशन विच इज अ UK रजिस्टर्ड चैरिटी। फीचर्स क्या है भारत NCAP के, एप्लीकेबिलिटी टू पैसेंजर व्हीकल विद नॉट मोर देन द 8 सीट्स इन एडिशन टू द ड्राइवर सीट with gross vehicle weight not exceeding 3500 kg which are either manufactured or sold in India. Combustion engine vehicle as well as CNG and electric vehicles can be tested under the program. Testing protocol क्या है, evaluate करेगा adult occupant protections को, child occupant protections को और fitment किसका, safety assist technologies. For this 3 tests will be conducted, a frontal impact test, एक side impact test और एक side pole impact test. Based on the assessment, those separate star rating will be awarded for AOP and COP. Pole impact test will only be conducted for cars securing 3 stars and above. Format क्या है टेस्टिंग का, टेस्टिंग वॉलंटरी होगा और जो कार मेकर है will be encouraged to offer their models for testing as per AIS 197. भारत NCAP team will pick a base variant of the model offered through random sampling. Automotive Research Association of India is mandated with testing the vehicle under the scheme as its laboratories in Pune and Chakan. Related news, National Highway Authority of India ने इशू किए थे गाइडलाइन for rectification of accident prone sports on the national
हाईवेज की हाईलाइट्स क्या है गाइडलाइंस की। NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स अंडरटेक करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट प्रोन स्पोर्ट्स टू द ट्यून ऑफ अप टू ₹10 लाख पर स्पोर्ट। इस तरह के एक्सीडेंट प्रोन स्पोर्ट जो है आइडेंटिफाइड उनको किया जाता है, रिकमेंडेड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट पुलिस चीफ और बाय द डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी। Short term measure costing more than ₹10 lakh and up to ₹25 lakh have been delegated to the concerned regional office. शॉर्ट टर्म मेजर्स इंक्लूड करता है जैसे इंस्टॉलेशन किसका, पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज का, जैसे कि जेब्रा क्रॉसिंग विद एडवांस वार्निंग साइन, क्रैश बैरियर्स एंड रेलिंग, सोलर लाइट्स, ब्लिंकर्स एटसेट्रा. Dakar Declaration. So it has been adopted in principle by 21 African countries after the first African Sub-Regional Conference on implementing global plan for road safety. It is a guiding document to support the implementation of Decade of Action for Road Safety. It sets the ambitious targets of preventing at least 50% of road traffic deaths and injuries by 2030. Okay, so functioning of major ports in India. Recently, department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture ने 352 सेकेंड रिपोर्ट को अपनी प्रेजेंट किया है ऑन फंक्शनिंग ऑफ मेजर पोर्ट्स इन द कंट्री। देखिए, पोर्ट्स इन इंडिया वो उनको ब्रॉडली हम दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं, जैसे ऑन ट्रैफिक दे हैंडल। पहला होता मेजर पोर्ट्स, ये डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है सेंट्रल गवर्नमेंट के और ये यूनियन लिस्ट में आते हैं 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। माइनर पोर्ट्स की अगर हम बात करें, फॉल करते हैं अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट मैरीटाइम बोर्ड एंड फॉल इन द कंकरेंट लिस्ट। 12 गवर्नमेंट ओन्ड मेजर पोर्ट्स है विद 6 ऑन द ईस्ट कोस्ट एंड 6 ऑन द वेस्ट कोस्ट। मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट 2021 एंड द इंडियन पोर्ट्स एक्ट, ये दो प्रिंसिपल स्टैट्यूट्स है जो गवर्न करता है फंक्शनिंग किसकी, मेजर पोर्ट्स की। मेजर पोर्ट्स क्या क्या है इंडिया में, ये यहाँ पे मेंशन है। कंडला पोर्ट हो गया, फिर कोलकाता पोर्ट, पैराडीप, विशाखापट्टनम, एनोर, चेन्नई, ट्यूटिकोरिन, वीओ, चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट, कोचिन, न्यू मैंगलोर, मोरमुगो, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, JNPT एटसेट्रा। अब आता है परफॉर्मेंस पोर्ट्स इन इंडिया। टर्न अराउंड टाइम स्पेंड बाय vessels at the port from its arrival to its departure across Indian ports has been consistently declining from 94 hours to 52 hours. Traffic. Indian ports have witnessed a consistent rise in container traffic from 555 million tons to 796 million tons. Cargo handling of the major ports has steadily increased over the years. Operating ratio rupees spent for every rupee earned has come down to rupees 48 from rupees 53 in 2020-21. So efforts that have been taken to improve the functioning of ports. Overall monitoring. सागर मंथन डैशबोर्ड डेवलप हुआ था रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए एंड द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द रियल टाइम ट्रैकिंग। सागर सेतु ऐप हैज बीन लॉन्च्ड टू गिव रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन वेसल्स फॉर बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ट्रेड फैसिलिटेशन, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन एक नेशनल मैरीटाइम सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जो फैसिलिटेट करता है ट्रेड बिटवीन इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। मॉनिटरिंग किसका, पोर्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का। सागर उन्नति हैज बीन इम्प्लीमेंटेड एज अ डैशबोर्ड फॉर मॉनिटरिंग ऑल मेजर पोर्ट्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लाइक टर्न अराउंड टाइम। ओके, ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट जो है इंडिया का वो है कोलकाता पोर्ट, जिसको हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी बोलते हैं, ओनली मेजर रिवरिन पोर्ट। मुंबई पोर्ट जो है इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है एंड हार्बर है। कामाराजर पोर्ट और द एनोर पोर्ट इन तमिलनाडु इज द ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। अब आता है सर्विसेज के बारे में, तो इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो काम कर रही है ताकि वो एक प्लान को इंट्रोड्यूस कर सके जिसका नाम है बीमा ट्रिनिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है। बीमा ट्रिनिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। बीमा ट्रिनिटी इंक्लूड्स करेगी 3 कंपोनेंट। बीमा सुगम, बीमा सुगम एक्चुअली में है क्या, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि इंटीग्रेट करेगा इंश्योरर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑन टू वन प्लेटफॉर्म।
एक्ट करेगा एज अ वन स्टॉप shop for customers who at a later stage can pursue service requests and a settlement of claims through the same portal. बीमा विस्तार एक बंडल्ड रिस्क कवर है लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, प्रॉपर्टी और कैजुअलिटीज के लिए या फिर एक्सीडेंट्स के लिए. will have defined benefits for each risk that can be paid out faster than usual without the need of surveyor. बीमा वाहक क्या है? विमेन सेंट्रिक वर्कफोर्स है हर एक ग्राम सभा में. that will meet the women heads of each household to convince them about benefits of composite insurance product. करंट स्टेटस क्या है इंश्योरेंस सेक्टर का इंडिया में? टोटल प्रीमियम के बारे में अगर हम देखें, इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रीमियम वॉल्यूम ये 10th लार्जेस्ट मार्केट है ग्लोबली विद एन एस्टिमेटेड मार्केट शेयर ऑफ 1.9%. इंश्योरेंस डेंसिटी के बारे में अगर हम देखें, इंडिया में इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम $11.1 in 2001 to $91 in 2021. Insurance density refer to the ratio of total insurance premium to whole population of a given country in a given year. Insurance penetration India में it has been steadily increasing from 2.7% in 2000 to 4.2% in 2001. Insurance penetration का मतलब होता है ratio of total insurance premiums to GDP in a given year. Insurance penetration in the life insurance sector was 3.2% in 2021, twice more than emerging markets and slightly above the global average. नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी ने रिलीज की है एक रिपोर्ट जो एक्सप्लोर कर रहा है इंडियन इंश्योरेंस लैंडस्केप को. इस रिपोर्ट से की हाईलाइट देखते हैं. इंडिया जो है इज ग्रैपलिंग विद अ हेल्थ प्रोटेक्शन गैप ऑफ 73%, लिविंग ओवर 40 करोड़ इंडिविजुअल्स विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस, काउंटिंग फॉर ओवर 31% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन. HPG is defined as the difference between the level of healthcare cost which would be required to meet consumer needs versus the amount that would be available to cover those costs. प्रोटेक्शन गैप क्या है? रिपोर्ट ने ये पाया है कि 80% जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन गैप है और मोर्टेलिटी प्रोटेक्शन गैप है exceeding 90% in 26 to 35 एज ग्रुप across the country. MPG क्या है? डिफरेंस है between the cover typically required by a family and the resources they have availed should a wage earner pass away suddenly. नेचुरल कैटास्ट्रॉफ इंश्योरेंस, ऑलमोस्ट 95% जो है कंट्री की पॉपुलेशन डज नॉट हैव नेचुरल कैटास्ट्रॉफ इंश्योरेंस. क्रॉप इंश्योरेंस, इंश्योर्ड एरिया एंड सम इंश्योर्ड फॉर क्रॉप इंश्योरेंस इन इंडिया हैव डिक्रीज्ड accompanied by a decline in the number of insured farmers. अब आता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. IRDAI has relaxed norms for surety bonds to expand the surety insurance market by increasing the availability of such products. About insurance surety bonds, ये 3 party contract है by which one party गारंटी करता है परफॉर्मेंस या फिर ऑब्लिगेशन किसके, सेकेंड पार्टी के टू अ थर्ड पार्टी. ये एक्ट करता है एज अ सिक्योरिटी अरेंजमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड इंसुलेट द कॉन्ट्रैक्टर एज वेल एज द प्रिंसिपल. इंश्योरेंस surety bonds allowed by Insurance Regulatory and Development Authority in April 2022 has been brought as a replacement of bank guarantees. Insurance Regulatory and Development Authority of India तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह फॉर्म हुई थी अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट IRDAI एक्ट 1999 का. इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है. ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस. मैंडेट क्या है? ये ग्रांट करती है लाइसेंसेस टू री इंश्योरेंस कंपनीज और इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज को. प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट किसका? पॉलिसी होल्डर का. रेगुलेट करती है इन्वेस्टमेंट किसका? फंड का बाय इंश्योरेंस कंपनीज. प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कनेक्टेड है विद द इंश्योरेंस बिजनेस. अंडरटेक करते इंस्पेक्शन किसका या फिर कंडक्ट करती है इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस किसका? एंटिटीज कनेक्टेड विद द इंश्योरेंस बिजनेस. एंटिटीज रेगुलेटेड बाय IRDAI, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, री इंश्योरेंस कंपनीज, एजेंसी चैनल इंटरमीडियरीज लाइक कॉर्पोरेट एजेंट्स, ब्रोकर्स एटसेट्रा. मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने रिसेंटली नोटिफाई किया है यहाँ पे क्रिएशन किसका? एक नई कैटेगरी किसका? आयुष वीजा फॉर फॉरेन नेशनल्स फॉर द ट्रीटमेंट अंडर आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन.
एक नया चैप्टर आयुष वीजा इनकॉर्पोरेट हुआ है अंडर द मेडिकल वीजा ऑफ वीजा मैनुअल 2019, जो डील करेगा ट्रीटमेंट अंडर द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। दिस विल बूस्ट मेडिकल वैल्यू ट्रैवल इन इंडिया और स्ट्रेंथन करेगा हमारा एंडीवर टू मेक इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन अ ग्लोबल फिनोमेना। आयुष क्या है? एक एक्रोनिम है आयुर्वेदा, योगा और नेचुरोपैथी के लिए यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। However, it also includes other traditional and non-conventional healthcare systems जैसे कि सोवा, रिक्पा etc. 7th rank with 56 million trips in wellness tourism. $70 billion estimated to grow of Ayush based healthcare and wellness by 2025. ओके, अब यहाँ पे आता है मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के बारे में। मेडिकल टूरिज्म एक टर्म है जो डिस्क्राइब करता है रैपिडली ग्रोइंग प्रैक्टिस किसका? ट्रैवलिंग अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर टू सीक हेल्थ केयर सर्विस। वेलनेस टूरिज्म क्या है? एक ट्रैवल एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग और एनहांसिंग वंस वेलबीइंग। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने फॉर्मुलेट किया है नेशनल स्ट्रैटेजी और रोड मैप फॉर मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म। एम क्या है इसका? प्रोवाइड करना एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, स्ट्रेंथनिंग द इकोसिस्टम फॉर मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म, डेवलप करना एक ब्रांड और इंश्योर करना क्वालिटी एश्योरेंस। स्ट्रैटेजी की पिलर क्या इंक्लूड करते हैं? इनेबलिंग डिजिटलाइजेशन बाय सेटिंग अप एन ऑनलाइन मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पोर्टल, एनहांस करना एक्सेसिबिलिटी फॉर एमवीटी ऑनलाइन मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, constitute national medical and wellness tourism promotion board for institutional framework। related न्यूज, पहला जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट रिसेंटली, तो यहाँ पे ऐसा हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज किया है फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट टूवर्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल इन गांधीनगर, गुजरात। समिट का एम है कि उनको हार्नेस करना है पोटेंशियल किसका? एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। WHO रिलीज द आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023 इन फॉर्म ऑफ गुजरात डिक्लेरेशन। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क ऑपरेशंस और कंप्लायंस सिस्टम प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था ONDCs के लिए। NPCI भारत बिल पे लिमिटेड ने लॉन्च किया था NOCS प्लेटफॉर्म और ये प्रोवाइड करेगा रिकंसिलिएशन और सेटलमेंट सर्विसेज फॉर ट्रांजैक्शन अंडरटेकन ऑन ONDC नेटवर्क। NOCS डेवलप्ड अंडर गाइडेंस ऑफ RBI इनेबल करेगा स्मूथ, सिक्योर और टाइमली ट्रांसफर किसका? फंड्स का टू नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स। ये इंटीग्रेटेड है बैंक के साथ, फिनटेक के साथ और ई कॉमर्स प्लेयर के साथ एंड विल सून गो लाइव। What is ONDC? मार्केट एंड कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव है, एक ओपन नेटवर्क है, एलिमिनेट करता है नीड किसका? सेंट्रल इंटरमीडिएरी के। इनेबलर है फॉर मैसिव डिजिटल कॉमर्स एक्सपेंशन, एक इनेबलर है फॉर ब्रॉड बेस्ड इनोवेशन। ONDC नोट क्या है? एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है, एक एप्लीकेशन है या फिर एक प्लेटफॉर्म है, सेंट्रल इंटरमीडिएरी है, एक मीडियम जो हेल्प करती है डिजिटाइज करने के लिए बिजनेसेस को। ONDC की अगर हम बात करें तो ये लॉन्च हुई थी बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू कंट्रोल डिजिटल मोनोपोलीज। प्रमोट करती है ओपन नेटवर्क फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। टास्क है कि इनको इंटीग्रेट करना है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को। ONDC पे हैज बीन असाइंड टू क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ONDC डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ सेम प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन by buyer and seller to do a business transaction. National Electricity Plan, recently Central Electricity Authority ने notify किया है National Electricity Plan for 2022 to 23. As per the Electricity Act 2003, CEA is required to prepare NEP, National Electricity Plan, in accordance with the National Electricity Policy and notify such plan once 5 years. नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान इंक्लूड करता है रिव्यू किसका? लास्ट 5 years 2017 से 22, ए डिटेल प्लान फॉर नेक्स्ट 5 year एंड प्रोस्पेक्टिव प्लान फॉर 2027 to 32। द फर्स्ट NEP वाज नोटिफाइड इन 2007। की हाईलाइट्स क्या है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के?
राइजिंग एनर्जी डिमांड, इंडिया ने विटनेस किया है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है एट CAGR ऑफ अराउंड 4.1% ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड. इंस्टॉल कैपेसिटी, likely installed capacity for the year 2026 to 27 ये अराउंड 110 GW होगा with around 57.4% नॉन फॉसिल बेस्ड कैपेसिटी. कार्बन एमिशन, एवरेज CO2 एमिशन रेट फ्रॉम कोल बेस्ड स्टेशन, वो भी क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्लाइन हो रहा है. ओके तो contribution of renewable energy sources, installed capacity of renewable energy sources is expected to contribute around 35% to the total energy use by 2026 to 27. Energy efficiency and conservation, इंडिया ने अचीव किया है एक रिडक्शन किसका, in the emission intensity of GDP by 24% over the period 2.5 से 16 and is now committed to reducing emission intensity by 45% in 2030 against the level of the year 2005. ओके अब यहाँ पे क्या आता है, एमिशन इंटेंसिटी जो है वो इज द लेवल ऑफ GHG emission per unit of economic activity usually measured at the national level as GDP. All India installed capacity as on 31/3/2022 all values are in MW. RES इतना है, लिग्नाइट इतना है, न्यूक्लियर इतना है. ऑल इंडिया इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो आप इसकी वैल्यू एक बार देख सकते हैं. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003. ओके, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, originally constituted under section 3 clause 1 of repeal electricity act 1948 and 1951 में established as a part time body and made full time body in 1975, superseded by section 70 of electricity act 2003. ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि इनको रेगुलेट करना है, ओवरसी करना है डेवलपमेंट किसका, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का कंट्री में, इंश्योर करना है कि 24/7 पावर सप्लाई हो ऑफ एडिक्वेट क्वालिटी टू ऑल कंज्यूमर्स इन द कंट्री. कॉम्पोजिशन क्या है, 14 मेंबर से ज्यादा नहीं इसमें हो सकते, इंक्लूडिंग इट्स चेयरपर्सन, नॉट मोर देन 8 फुल टाइम मेंबर टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एडवाइस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, स्पेसिफाई द टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिकल प्लांट्स एंड लाइन्स, स्पेसिफाई द कंडीशंस फॉर इंश्योरेंस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मीटर्स, प्रमोट मेजर्स फॉर एडवांसिंग द स्किल्स पर्सन इंगेज्ड इन द इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री. ओके, प्रमोट करना, असिस्ट करना है इन द टाइमली कंप्लीशन ऑफ स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट. इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस क्यों आया है न्यूज में वो हम देख लेते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ पावर वेज इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस एक ऑफशोर विंड की तरह ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया प्रोजेक्ट फॉर 25 ईयर्स. पहले क्या था, सरकार ने ऑर्डर किया था वेवर किसका, ISTS चार्जेस का ऑन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम न्यू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. OWP एक यूज है किसका, विंड फार्म का, जो कंस्ट्रक्ट होता है इन द बॉडीज ऑफ वाटर, यूजुअली जैसे ओशन में ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ताकि जो विंड एनर्जी है उसको यूज कर सके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. ग्रीन हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन है जो पानी से प्रोड्यूस होता है यूजिंग RE सोर्सेज. Green ammonia is derivative of green hydrogen and is used as energy in transport and storage sectors, shipping fuels and as a fertilizer. Complete waiver जो है ISTS charges का has been given for offshore wind power projects commissioned on or before 31st December 2032 for 25 years from date of commission. However, project commissions from 1st January 2023 would be given graded ISTS charges. Complete waiver for green hydrogen, green ammonia production units using renewable
energy pumped or battery storage system or any hybrid combination. Project commission on or before 31st December 2030 will be eligible for this waiver. Projects after December 31, 2030 will attract graded transmission charges thereafter. दूसरे इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं पावर सेक्टर में? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू स्टेट फॉर रिफॉर्म इन द पावर सेक्टर. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अलाउ किया है स्टेट एडिशनल बोरोइंग रेंजिंग फ्रॉम 0.25% टू 0.5% ऑफ द GDP एनुअली इन ल्यू ऑफ रिफॉर्म्स इन द पावर सेक्टर. इनिशिएटिव क्या था? वॉज अनाउंस्ड यूनियन बजट में भी इसको अनाउंस किया था फॉर अ 4-year पीरियड फ्रॉम 22 to 25. Mandatory reforms for fulfilling the eligibility by state. Progressive assumption of responsibility for losses of public sector by the state government. Transparency in reporting of financial affairs of power sector. Timely rendition of financial and energy accounts and timely audit. Compliance with legal and regulatory requirements. मार्केट कपलिंग. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने डायरेक्ट किया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को ताकि इनिशिएट करे प्रोसेस का मार्केट कपलिंग का ऑफ पावर एक्सचेंज इन ऑर्डर टू हैव यूनिफॉर्म प्राइसेस अक्रॉस मल्टीपल एक्सचेंजेस. मार्केट कपलिंग का मतलब होता है एक सिंगल पावर ट्रेडिंग एंटिटी बने जो कि सरकार से ओन. Under it, buy and sell bids from all power exchanges in the country will be aggregated and meshed to discover a uniform power price or market clearing price. At present MCP different है. 3 पावर exchanges that India has. पहला इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड एंड हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड. IEX currently enjoy करता है एक मोनोपोली स्टेटस with almost 90% share in the electricity market. Market coupling will pave the way for one nation, one grid, one frequency, one price framework by implementing the market-based economic dispatch mechanism. MBED mechanism envisage करता है centralized scheduling for dispatching the entire yearly consumption of electricity both at the interstate and intrastate level. Electricity Rights of Consumer Amendment Rules 2023. सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड किया है इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2023 which were notified by the government to provide reliable services and quality electricity to consumer. Rule to seek ensure that कि नए जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होंगे रिफंड और दूसरे जो सर्विसेज है आर गिवन इन अ टाइम बाउंड मैनर. विलफुल डिसरिगार्ड फॉर कंज्यूमर राइट्स. इसमें क्या होगा कि इसमें जो पेनल्टीज है ऑन सर्विस प्रोवाइडर्स उनको लिवाई किया जाएगा एंड पेमेंट किसका? कंपेंसेशन टू कंज्यूमर. मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज नाउ इंट्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर अमेंडमेंट रूल्स 2023 टू ब्रिंग फॉलोइंग चेंजेस. Introduction of time of day tariff. About rather than being charged for electricity at same rate at all times of the day, price for electricity will vary according to the time of the day. Tariff. Power tariff to be 20% less during solar hours, duration of 8 hours in day as specified by State Electricity Regulatory Commission. 10 to 20% हायर ड्यूरिंग पीक आवर्स. ये इनेबल करेगा कंज्यूमर को ताकि हम रिड्यूस कर सके इलेक्ट्रिसिटी बिल को और हेल्प करेगा पावर सिस्टम को टू यूज रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली. इनेबल करेगा ठीक है कंज्यूमर को टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल. अमेंडमेंट मेड इन स्मार्ट मीटरिंग प्रोविजन. पोस्ट इंस्टॉलेशन जो होगा स्मार्ट मीटर का कोई भी पैनल चार्जेस नहीं इम्पोज होंगे कंज्यूमर पे. मैक्सिमम डिमांड के बेस पे रिकॉर्डेड बाय द स्मार्ट मीटर फॉर द पीरियड बिफोर इंस्टॉलेशन डेट. हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल. पुश पोर्टल लॉन्च हुआ था. इसको मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया था इंश्योर करने के लिए ग्रेटर अवेलेबिलिटी इसकी पावर की ड्यूरिंग पीक डिमांड. हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल. पुश पोर्टल जो है वो लॉन्च हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर टू इंश्योर ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ पावर ड्यूरिंग पीक डिमांड. पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज will be able to indicate their surplus power in block time, days, month on quarter. Those discoms who need power will be able to requisition the surplus power. This will reduce the fixed cost burden on discoms and enable करेगा available generation capacity को to utilize. National gas grid. बिहार पोर्शन जो है ब्रौनी गुवाहाटी पाइपलाइन का जो कनेक्ट करता है बिहार को नेशनल गैस ग्रिड के साथ
हैज बीन अब नेचुरल गैस क्या है? एक मिक्सचर है गैसेस का जो रिच है किसमें? हाइड्रोकार्बन में, जिसमें मीथेन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेचुरल गैस रिजर्व जो है वो बहुत डीप होते हैं अर्थ के इनसाइड नियर अदर सॉलिड एंड लिक्विड हाइड्रोकार्बन बेड्स लाइक कोल एंड क्रूड ऑयल। So it is not used in its pure form. It is processed and converted into cleaner fuel for consumption. India has targeted to increase the share of natural gas in primary energy mix in India from current 6.5% to 15% by 2030. Subjects of petroleum and natural gas, it falls under the union list. नेशनल गैस ग्रिड के बारे में अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। 33,764 किलोमीटर लॉन्ग नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क है जिसका एम है कि कनेक्ट करना है जितनी भी सारी मेजर सप्लायर डिमांड है सेंटर है कंट्री में। ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के अंदर है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी एस्टेब्लिश हुआ था अंडर द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006। एम है प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट किसका? कंज्यूमर का और एंटिटीज का जो इंगेज्ड है स्पेसिफाइड एक्टिविटीज में रिलेटिंग टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस एंड टू प्रमोट कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। It also oversees a gas exchange for the trading of natural gas in India. It is the authority to grant authorization to the entities for the development of city gas distribution network in geographical areas. It falls under the Ministry of Petroleum and Natural Gas. Business entrepreneurships, business innovation and entrepreneurships. Corporate social responsibility. Recently, Ministry of Corporate Affairs इन इट्स मंथली न्यूज लेटर उन्होंने हाईलाइट किया है बहुत सारे इनसाइट्स अबाउट CSR इज एप्लीकेबल टू कंपनीज विद नेट प्रॉफिट जिनका 5 करोड़ है या फिर ज़्यादा है, नेट वर्थ जिनकी 500 करोड़ या फिर ज़्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ है या फिर मोर। सो अबाउट CSR एक्ट ऑफ 2030 गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है ब्रॉड नेटवर्क इसका CSR का थ्रू सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 enumerates the provision regarding CSR. Schedule 7 of the Companies Act 2013 indicate करता है activities जो undertake होंगी by the company under CSR. Companies need to spend a minimum of 2% of its average net profit for its preceding 3 financial year amount on CSR activities. CSR ने mandate किया है company are required to file details of CSR activities annually in NCA 21 registry. Non-compliance of CSR provision have been notified as a civil wrong from 22nd January 2021. Contribution to the following funds shall be admissible as CSR expenditure: Swachh Bharat Kosh, Keen Ganga Fund, Prime Minister National Relief, PM Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund, जिसको हम बोलते हैं PM Care Fund. ट्रेंड्स क्या है? CSR स्पेंडिंग में 150% इंक्रीज फ्रॉम CSR स्पेंडिंग फ्रॉम 2014 to 15. 26,000 crore has been invested by more than 18,000 companies. 29.5 and 24.5% of the total spending was done in health and education sector respectively. WGOV spending in the environment sector due to India's global climatic commitment. Increase spending on sanitation through the Clean Ganga Fund, drinking water and slum area development. Less than 0.1% spending towards technology incubators since the inception of CSR. Companies CSR policy amendment rules 2021 देखते हैं. Impact assessment by an independent agency. फॉर कंपनीज जो स्पेंड कर रहे ₹10 करोड़ या फिर ज़्यादा 3 immediate preceding financial year under CSR. Mandatory transfer of unspent CSR amount is required. Administrative overheads shall not exceed 5% of total CSR expenditure of the company for the financial year. Ongoing project means कि एक multi-layer project है, shall not exceed 3 years, excluding the financial year in which it was commenced. Companies amendment rules. CSR committee established for unspent CSR amounts. Post of social impact assessment, which can be considered as CSR spending, cannot be greater than 2% of all CSR expenditure for the applicable financial year or ₹50 lakh, whichever is higher. Framework of corporate governance in India. Companies Act 2013 mandate the constitution of board and meeting
audit committees, disclosure requirements in financial statement. Securities and Exchange Board of India monitors और regulates करता है corporate governance of listed companies. Institute of Chartered Accountants of India issue करता है guideline और standard, thereby directing the pathway of disclosing financial data. Institute of Company Secretaries of India issue करता है secretarial standard primarily in terms of board of directors meeting and general meetings. Ministry of Corporate Affairs regulate करता है functioning किसका, corporate sectors का in accordance with the law. Indian companies और international financial services center. Recently फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इंडिया की जो कंपनीज है कैन लिस्ट डायरेक्टली ऑन इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर. Presently, Indian companies cannot directly list their securities abroad without getting themselves listed in domestic stock exchanges. In 2020, सेंटर ने अमेंड किया था कंपनीज एक्ट फॉलोइंग डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ द इंडियन कंपनीज ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस. करेंटली इंडिया की जो कंपनीज है वो रेज कर सकती है मनी abroad through American Depository Receipt and Global Depository Receipt. Depository Receipt एक इंस्ट्रूमेंट है जो डोमेस्टिक कंपनीज यूज करती है रेज करने के लिए मनी आउटसाइड द कंट्री. ये दीज शेयर्स आर हेल्ड बाय ए फॉरेन बैंक जो प्रोवाइड करता है डीआर टू कंपनीज इन रिटर्न फॉर शेयर्स. बोथ जीडीआर एंड एडीआर आर यूज्ड टू रेज फंड्स फ्रॉम फॉरेन मार्केट. हाउएवर, एडीआर आर ट्रेडेड ऑन यूएस स्टॉक एक्सचेंजेस while GDR are traded mostly on European exchanges. About IFSC. एक IFSC caters to customer outside the jurisdiction of the domestic company. Such centers deal with flows of finance, financial products and services across border. ये प्रोवाइड कर सकता है बहुत सारी सर्विसेज जैसे फंड रेजिंग, असेट मैनेजमेंट, ग्लोबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, वेल्थ मैनेजमेंट एटसेट्रा. IFSCA has been established in 2020 under the International Financial Services Center Authority Act 2019. It is headquartered at Gift City, Gandhinagar in Gujarat. IFSC एक यूनिफाइड अथॉरिटी है, डेवलपमेंट और रेगुलेशन करती है फाइनेंशियल प्रोडक्ट का, फाइनेंशियल सर्विसेज का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का in the IFSC in India. At present, GIFT IFSC is the main international financial service center in India. Competition Act 2023. सेंटर ने नोटिफाई किया है बहुत सारी प्रोविजन कंपनी एक्ट का जिसने अमेंड किया है कंपटीशन एक्ट 2002. कंपटीशन एक्ट 2002 ने रिप्लेस किया था मोनोपोलीज और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969. इसने प्रोवाइड किया था एस्टेब्लिशमेंट किसका, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया. एक्ट फॉरबिड्स करता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, कॉर्पोरेट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड कॉम्बिनेशंस इंक्लूडिंग एक्विजिशंस, टेकओवर ऑफ कंट्रोल एंड मर्जर्स and acquisition that have or are likely to have a materially negative impact on competition in India. Amended definition in the act. Definition of combination. CAA expand करता definition combination का, mergers, acquisitions or amalgamation of enterprise to include the transaction with a value above rupees 2,000 crore. Reduction in the time limit for approval of combination from 210 days to 150 days. CCI is now required to form a prime facie opinion on a combination within 30 days. Otherwise, the combination shall be deemed to have been approved. Expansion of a scope of cartels to include hub and spoke arrangement. Companies which are not engaged in identical or similar business activities can also be held liable for anti-competitive horizontal agreements wherever such companies participate or intend to participate in facilitating such an agreement. Grievance redressal and penalty provision. Limitation period for filing information. Complaint against anti-competitive conduct needs to be filed before the Competition Commission of India within 3 years from the date on which the cause of action. CCI is empowered to condone delays. Increase penalty for false statement, omission of material information from ₹1 crore to ₹5 crore. Penalty based on global turnover. Penalties would be imposed based on the global turnover derived from all products and services by such person or an enterprise. Compounding of offenses. CAA introduce करता है एक provision जो allow करता है compounding of any offense which does not entail imprisonment. Compounding an offense indicate that the individual with whom the crime has been perpetrated has acquired some compensation from the accused. Decriminalization of certain offences such as failure to comply with orders of CCI and directions of the Director General concerning
anti-competitive agreements and abuse of dominant position. Leniency provision, जहाँ पे एक party implicated in a cartel investigation makes a true and vital disclosure of an alleged violation or another undisclosed cartel, CCI is empowered to also grant an additional lesser penalty for the cartel already being investigated. Settlement and commitment mechanism under the CAA, CCI may initiate proceeding against enterprise on grounds of entering into anti-competitive agreements. Appointment of Director General. As per the CAA, DG shall now be appointed by the CCI with prior approval of the central government, as against the erstwhile power being vested with the central government. Competition Commission in India, statutory body है created by the Competition Act 2002. Eliminate practices having adverse effect on competition, promote और sustain करती है competition को, protect करते हैं interest किसका, consumer का, ensure करता है freedom किसका, trade का in the markets of India. Ministry of Corporate Affairs के अंडर में आती है. इसमें एक चेयरपर्सन है और एटलीस्ट 2 to 6 मेंबर है जो जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर जो है वो 5 years है या फिर 65 एज, विच एवर इज अर्लियर. दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. कमीशन इंक्वायर कर सकते हैं बहुत सारे एग्रीमेंट्स में, कॉम्बिनेशन में, डोमिनेंट पोजीशन में. एंटरप्राइज का रेगुलेट करती है, अपना खुद का प्रोसीजर अमेंड करती है इसके ऑर्डर टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक्स. फेलियर टू फॉलो कमीशन ऑर्डर्स और डायरेक्शंस कैन रिजल्ट in fine or imprisonment. International Competition Network. CCI became a member of the steering groups of ICN for the first time. CCI membership will be for 2 years. ICN is a specialized yet informal network of 150 competition authorities. ICN mission is to advocate the adoption of superior standard and procedures in competition policy around the world. It is guided by its apex body, the steering group of 18 members. Jan Vishwas. Amendment of Provision Act 2020. Recently, Jan Vishwas Bill 2023 received the President Assent. Act aims to give a boost to ease of living and ease of doing business. Key highlights of the Act: decriminalize 183 provisions across 42 laws administered by 19 ministries or departments. Convert करती है बहुत सारे फाइन्स किसको पेनल्टीज में, इम्प्लाई करती है कि जुडिशियल प्रोसिक्यूशन नेसेसरी नहीं है पनिशमेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए. रिमूव करती है ऑफेंसेस और पेनल्टीज अंडर द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1899. पीरियोडिक रिविजन, 10% इंक्रीज ऑफ द मिनिमम अमाउंट एवरी 3 years of fines and penalties for various offenses in specified acts. Changes in grievance redress and appellate mechanism and appointment of one or more adjudicating officers for determining penalties under acts such as Cinematograph Act 1952, Environment Protection Act 1986 and Merchant Shipping Act 1958. Transfer prices. Supreme Court altered the approach to resolve transfer pricing disputes in India. Supreme Court set aside an earlier Karnataka High Court ruling which held that कि in transfer pricing matter determination जो है arm length prices का income tax appellate tribunal के द्वारा वो final होगा और उसको किसी भी जुडिशियल स्क्रूटिनिटी जो है क्वेश्चन नहीं कर सकती. इंडिया में ट्रांसफर प्राइसिंग और ALP प्रोविजन जो है आर कंटेन इन चैप्टर 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड आर्म्स लेंथ प्राइसेस डिटरमिन्ड बाय द assessing office. Apex Court now held that the ALP determined outside the purview of relevant transfer pricing TP provision in the income tax can be considered perverse, unjust, and in such cases decision of tribunal is not final. In such cases दोनों Indian revenue authorities as well as taxpayer approach कर सकते हैं हाई कोर्ट को after decision by the ITA. SC ruling has restored TP issues to the same pedestal as other tax issues in India. ITA एक क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, 1941 में सेटअप हुआ था, स्पेशलाइज होता है इन डीलिंग विद अपील अंडर द डायरेक्ट टैक्सेस एक्ट. ऑर्डर पास बाय ITA फाइनल है एंड अपील लाइज टू द हाई कोर्ट ओनली if a substantial question of law arises for determination. Starting with 3 benches, दिल्ली में है, कोलकाता, मुंबई में. Numbers of benches have progressively increased and presently 63 benches हैं in 27 different stations. Arms length transaction. IBC USA, if the price agreed between them is a fair value, then it is arm's length.
ट्रांसफर प्राइसिंग एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस है जो अलाउ करता है एस्टेब्लिशमेंट किसका ऑफ प्राइसेस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज बिटवीन डिविजन्स, सब्सिडियरीज और एफिलिएट्स दैट आर पार्ट ऑफ द लार्जर एंटरप्राइज। यूजुअली कंपनीज यूज करती है ट्रांसफर प्राइसिंग रिड्यूस करने के लिए ओवरऑल टैक्स बर्डन ऑफ द पेरेंट कंपनी। ये कैसे होता है? चार्जिंग अ हायर प्राइस टू सब्सिडियरी इन हाई टैक्स कंट्रीज while charging lower price, increasing profit for subsidiaries in low tax countries। इसका मतलब है कि प्राइस एक कंपनी पे करती है गुड्स को परचेज करने के लिए या सर्विस को फ्रॉम अ रिलेटेड company entity should be the same as if the two entities were unrelated. There should be no price adjustment or special condition for the transaction simply because the parties are related legal entities. Its objective is to avoid the erosion of the tax base or the transfer of profits to low tax jurisdiction. Global Innovation Index 2023. India maintain करता है 40th rank in the recently released GII 2023 by the World Intellectual Property Organization. GII जो है वो reliable tool है governments across the world to assess the innovation-led social and economic changes in their respective countries. एक co-published annually by Cornell University, INSEAD Business School and WIPO. For the 30th consecutive years, Switzerland ranked first in the GII status of innovation in India. India leads to lower middle income group and is stable. India continues as a record holder by being an innovation overperformer for the 30th consecutive year. Okay. Ascent of India in terms of publication output, ranking 4th in 2022, overtaking the UK 5th and Germany 3rd. इंडिया के पास 4 टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स है among the 200 clusters बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई एंड मुंबई। वर्ल्ड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन एस्टेब्लिश्ड इन 1967। ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप करना बैलेंस और एक्सेसिबल इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम। 193 मेंबर है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जनरल असेंबली और कोऑर्डिनेशन कमिटी। मेजर ट्रीटीज इंडिया इज ए मेंबर ऑफ ऑल द 3: पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बर्नी कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क एंड पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी। Criteria to measure innovation: input pillar, institution, human capital and research infrastructure, market sophistication, business sophistication. Output pillars: knowledge and technology outputs and creative outputs. पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स रिसेंटली उन्होंने रिलीज की एक रिपोर्ट टाइटल इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप टू बेनिफिट इंडिया। की पॉइंटर्स ऑफ द रिपोर्ट: access to funding, investment in a startup are cyclical in nature. They witness market corrections based on various factors such as macroeconomic condition, investors sentiment and monetary policies. Single implementation agency, 42 ministries, department bodies are overseeing the implementation of various schemes and initiatives related to startup. Regulatory support committee noted that easing regulatory legal framework to facilitate direct overseas listing of unlisted Indian startup could give a boost to the ecosystem startup in India. Definition and criteria: कंपनी या फिर एंटिटी विल बी रिफर्ड टू एज अ स्टार्टअप अगर ये फुलफिल करती है सर्टेन क्राइटेरिया पैरामीटर्स गिवन बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कॉमर्स अंडर स्टार्टअप इंडिया स्कीम. Company age: period of existence and operations should not exceeding 10 years from the date of incorporation. Company type: incorporated as a private limited company, a registered partnership firm or a limited liability partner. Annual turnover: should have an annual turnover not exceeding rupees 100 crores for any of the financial years since its incorporation. Origin: entity should not have been formed by splitting up or reconstructing an already existing business. Innovative and scalable: should work towards development or improvement of a product, process or service and or have scalable business model with high potential for creation of wealth and employment. Recognition: grant tax exemption for 3 years to startup. Regulation of a startup ecosystem in India: Ministry of Corporate Affairs has defined a startup through an executive order under the Companies Act 2013 and gives few operational and compliance relaxation for a startup company. Securities and Exchange Board of India notify rules for listing startups.
आरबीआई ने क्रिएट किया था एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन स्टार्टअप के लिए इन इंडिया टू ऑफर guidance assistance for undertaking cross-border transaction within the ambit of the regulatory framework. Issue challenges in the startup ecosystem of India. Less focus on agriculture. Out of the total recognized startup, only 5.18% are in the agriculture sector. Low intellectual property rights. 11% जो patent applications है जो filed है startup they have been granted patent. Flipping registering in a foreign country. Economic survey highlighted that flipping trend due to more access to overseas debt, eliminating the risk of angel tax, better IP protection. Bureau of Indian Standard. Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution informed that Bureau of Indian Standard node must for an additional 115 categories of products from 2024. Ceiling fan, stainless steel cookware, root, aluminum utensils, floorboards, and aluminum cans for beverages will come under the mandatory quality norms notified by the BIS. Bureau of Indian Standard. Genesis एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, एस्टेब्लिश हुई थी अंडर द BIS एक्ट 1986, रिप्लेसिंग द देन इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन एंड लेटर restructured by the BIS Act 2016. It works under the aegis of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. ऑब्जेक्टिव क्या है? सेटिस्फाई करना कस्टमर नीड्स फॉर क्वालिटी, अचीव करना हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोवाइड करना थ्रस्ट टू स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. गवर्निंग काउंसिल कंसिस्ट करती है 27 मेंबर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स ऑफ MOCA, FNPD, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ MOCA. Function formulation of standard through a consultative mechanism and technical committee. A review of a standard every 5 years. Harmonize Indian standard and publish them. Certification of products, foreign manufacturers and hallmarking of gold and silver jewelry. Existing products under compulsory certification in India. Around 560 products falls under compulsory certification requirements, which are clubbed under major heads like cement, household electrical goods, food and related products, automobile accessories, medical equipments, steel and iron products, air conditioner and its part, domestic gas stoves and pressure cooker, electric and non-electric toys, etc. Major achievements of BIS. BIS has awarded the product certification to more than 1,000 products in the country. BIS has developed an online consignment model to foreign licenses through which the conformity to Indian standard can be easily checked. It unveiled a Standard National Act Plan 2022-7 to serve as a foundation for standardization in the country. Self-marking rights of the BIS standard mark is provided to the manufacturer of a particular product, except for a list of 211 products. Different certification marks in India. Icon of certification mark. Name of certification mark. This is ISI mark issued by BIS for consumer durable goods, electronic items, kitchen appliances, etc. Egg mark issued by Directorate of Marketing and Inspection, Department of Agriculture for agriculture commodities and livestock products. BIS hallmark issued by BIS for gold jewelry. Wool mark signifies 100% pure wool. And Eco mark issued by BIS for environmental friendly products. FPO mark issued by Food Safety and Standard Authority of India for food products. India Organic issued by Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority for organically farmed food products. So here we have completed the whole booklet, and I hope you liked my explanation. I request you to kindly share the video and please subscribe to my channel. Thank you.